हेलो एवरीवन। ये स्टोरी मेरी फेवरेट कहानियों में से एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इस कहानी को मैं जितनी बार भी पढ़ता हूँ मैं काफ़ी गहराई से पढ़ता हूँ और काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे ऐसे समाज को दिखाती है जिन्होंने काफ़ी समस्या झेली है, और उसके अलावा ऐसे समाज को भी दिखाती है जो दूसरों की मदद के लिए आगे भी नहीं आते, और उसके अलावा एक ऐसे पर्सन को दिखाती है जो कि दूसरों की मदद के लिए, जो दूसरों को अपना समझता है और उनकी समस्याओं को अपना समझता है, और उसके अलावा सामाजिक रूपरेखा में कितना परिवर्तन होता है वो सब हमें इसमें देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं इस स्टोरी की तरफ और देखते हैं कि कैसे गांधी जी इन किसानों की मदद कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, 1942 में लुईस फिशर नाम के एक व्यक्ति जो है गांधी जी के पास आश्रम में आते हैं और कहते हैं, गांधी जी चंपारण में क्या हुआ, ज़रा मुझे डिटेल में बताइए। तो गांधी जी कहते हैं, ठीक है भाई, हम आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या हुआ। ऐसा हुआ था कि एक लखनऊ में एक अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का। वहाँ पर जो है राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति वहाँ पर आया, और वो उसकी एक समस्या थी, चंपारण में किसानों को परेशान किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, और उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर राजकुमार शुक्ला लखनऊ अधिवेशन में आए हुए थे। गांधी जी को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था, वो भी लोगों की समस्याओं देख रहे थे, और भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उस समय देश में। तो कई लोगों ने से मदद मांगी राजकुमार शुक्ला ने, किसी भी वहाँ पर बहुत सारे नेता थे तो किसी ने मदद नहीं की, किसी ने भी चंपारण की बात नहीं सुनी, और किसी ने कहा कि आप गांधी जी के पास आइए, गांधी जी से आप हेल्प लीजिए। तो वो गांधी जी के पास गए, गांधी जी ने पूरी बात सुनी, लेकिन उनके पास समय की कमी थी। तो गांधी जी ने कहा, देखो अभी मेरे पास, मुझे अभी कानपुर के अधिवेशन में जाना है, उसके बाद जो सेशंस होते हैं आईएनसी की, इंटरनेशनल कांग्रेस के सेशंस, मुझे वहाँ जाना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर मुझे अहमदाबाद भी जाना है आश्रम में। तो जहाँ भी वो जाते रहे, राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे रहे, और कुछ महीनों बाद वो अहमदाबाद आश्रम में पहुँचे। अब राजकुमार शुक्ला काफ़ी समय हो गया था, गांधी जी से उन्होंने कहा कि भाई फिक्स अ डेट, गांधी जी फिक्स अ डेट, भाई मेरे लिए आप डेट फिक्स कीजिए मुझे, और मैं चाहता हूँ चंपारण चले, हमारी समस्याओं को देखें। तो गांधी जी ने कहा, देखो भाई ऐसा है, मैं कलकत्ता जाऊंगा और मैं इस डेट पे कलकत्ता जाऊंगा, तुम एक काम करना, तुम कलकत्ता आना, कलकत्ता से मुझे चंपारण ले जाना। तो ठीक है भाई, बात सीधी सीधी रही। अब क्या हुआ कि ऐसा ही हुआ, गांधी जी कलकत्ता आए और राजकुमार शुक्ला वहाँ पर पहले से ही मौजूद था, 1 या 2 दिन पहले वहाँ बैठा था। उसकी यहाँ पर मतलब ये समझिए कि कितना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग माइंडेड है राजकुमार शुक्ला, और एकदम रिजोल्यूट है। उसके इस रिजोल्यूशन पे क्वेश्चन भी बनता है कि डिस्क्राइब वाई राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीन रिजोल्यूट, यानी कि वो बहुत दृढ़ निश्चय क्यों था, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो वो दृढ़ निश्चय था कि गांधी जी का इंतजार कर रहा था, फिर वो गांधी जी को लेकर गया। अब क्या हुआ कि सबसे पहले ये पटना पहुँचे, तो पटना पहुँचे रात में ये 12 या 1 बजे। तो उस समय प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, जो कि टैगोर शांति निकेतन स्कूल में एक प्रोफेसर थे, वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने वहाँ पर स्वागत किया गांधी जी का अपने स्टूडेंट्स के साथ रात 11 या 12 बजे, और गांधी जी को अपने यहाँ ठहराया। उस समय अगर कोई रिवोल्यूशनरी है ना, और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ है, और अगर वो सरकारी कॉटेज में कहीं ठहरता तो एक बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी उनको ठहराया गया क्योंकि बड़े लॉयर थे, सम्मानीय व्यक्ति थे, देश के लिए काम कर रहे थे, तो वहाँ पर भी वो ठहरे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उस समय वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र प्रसाद थे, वकील थे। वही राजेंद्र प्रसाद जो आगे चल के हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं, पहले राष्ट्रपति बने, राइट। तो पहले राष्ट्रपति बने वो। उन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जब वो मिलने गए तो क्या हुआ कि कई प्रॉब्लम्स वहाँ में उन्होंने देखी। उन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम देखी अनटचेबिलिटी की। उनको अनटचेबल माना जा रहा था, उनको छुआछूत उनके साथ किया जा रहा था, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे, और राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे, और वो जब उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर, तब वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद थे नहीं। तो गांधी जी को जब पानी की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया कि एक बाल्टी लेकर कुएँ से पानी निकालने का प्रयास किया। उनका वेशभूषा से लग रहा था कि वो एक पीजेंट, एक किसान है। पीजेंट यहाँ पे 2 तरीके के किसानों को बोला गया, एक तो बटाईदार किसान होते हैं,
शेयर क्रॉपर्स जो बटाई में खेती कर रहे थे, और एक पीजेंट होते हैं जो मतलब लो क्वालिटी के, मतलब लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, माफ़ कीजिएगा लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, ऐसे किसान थे। तो गांधी जी ने जब कुएं से पानी निकालने का प्रयास किया तो या कोशिश की, तो कई लोग ने उन्हें मना किया कि तुम अनटचेबल हो, पूरे पानी के सोर्स को गंदा कर दोगे। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, और बाद में जब राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ कि गांधी जी को ये सब फेस करना पड़ा। गांधी जी ने वहाँ पर कई वकीलों को, पटना में कई वकीलों को, अब ये पटना में ही थे तो पटना में कई वकीलों को इन्होंने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद वहाँ पर बताया कि भाई आपके क्षेत्र में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है और आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुन ही नहीं रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जब कुछ समय के लिए गांधी जी रुके तो ये न्यूज़ जो है पूरे के पूरे इलाके में फैल गई, पूरे पटना और मुजफ्फरनगर और चंपारण के इलाके में भी फैल गई। अब अगले दिन गांधी जी को मुजफ्फरनगर जाना था, मुजफ्फरनगर ये पहुँचे भी थे, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ उनका स्वागत कर रही थी। लोग हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक उनका अभिनंदन कर रहे थे। उन्हें अपने यहाँ पर उनके यहाँ पर आगमन से बड़े ही खुश थे, उन्हें लगता था कि ये हमारी मदद करेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और ऐसा हुआ भी। पटना से फिर उसके बाद वो एक सवारी से वो चंपारण भी गए। अब चंपारण जाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने वहाँ के इंसिडेंट्स को समझा, देखा, और वहाँ के वकीलों से मीटिंग की। फिर उनसे उनकी फ़ीस पूछी कि भाई वकीलों मुझे ज़रा ये बताओ कि इनकी फ़ीस क्या है। भाई ये किसान परेशान है, इनकी ज़मीन हड़पी गई है अंग्रेज़ों द्वारा, क्या इसके केसेस तुम लड़ रहे हो, क्या इनकी फ़ीस ले रहे हो, ज़रा मुझे बताओ। तो ये वकीलों की जब ये बातें जानकर कि वो ज़्यादा फ़ीस ले रहे, उनको काफ़ी हड़काया, काफ़ी उनको डांटा कि भाई तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, मैं बाहर का आके मैं यहाँ के लोगों की मदद करना चाहता हूँ, तुम यहीं के होकर अपने लोगों की मदद नहीं करना चाहते, कितनी शर्म वाली बात है। तुम्हें तो इस बात की बिल्कुल भी, इस बात के लिए तुम्हें बहुत शर्मिंदा होना चाहिए। और वकीलों ने ऐसी बातें सुनी भी और उनको शर्मिंदगी महसूस हुई भी। नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि ये बातें अंग्रेज़ों को बड़ा ही परेशान कर रही थी। वो वहाँ पर एक डिवीज़न ऑफिसर के पास भी गए और वहाँ की प्रॉब्लम्स को जानने का प्रयास किया। तो डिवीज़न ऑफिसर ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। कहने लगे तुम बाहर के हो, तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते, तो उन्हें वहाँ से भगा दिया। कोई बात नहीं, गांधी जी वहाँ पर रहे और लोगों की रिपोर्ट उन्होंने देखी, उनके कागज़ देखे, और साथ के साथ सारी चीज़ें उन्होंने सारी फाइल्स तैयार की, लोगों के अंगूठे या सिग्नेचर देकर उनकी कंप्लेंट्स वगैरह बनाई और सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए। अब क्या हुआ कि अगले ही दिन में पता लगा कि पास के गांव में अंग्रेज़ों ने किसी किसान को परेशान किया है। तो वो अपने लोगों के साथ हाथी पर बैठकर उस गांव की तरफ रवाना होने लगे। तो बीच में ही एक सरकारी वाहन आता है और उनको बीच में रोक देता है। सरकारी अफसर आता है, उनके हाथ में एक लिफाफा थमा देता है। वो लिफाफा होता है कि आपको ये क्षेत्र को छोड़कर जाना पड़ेगा, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर शांति भंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। गांधी जी ने उस लेटर को अवॉइड किया, यानी कि उसको नेगलेक्ट किया। अब सरकारी फरमान को अगर आप नेगलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि सीधा आपने एक कानून तोड़ा है, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और हुआ भी वही। तो गांधी जी ने वहीं वो जानते थे ये सारी बातें, वो भी बड़े लॉयर रहे हैं, लंदन से पढ़े हुए हैं, उन्होंने तुरंत वहाँ पर अपनी गिरफ्तारी दे दी। इन सब में राजकुमार शुक्ला की प्रॉब्लम को समझना बेहद ज़रूरी है कि भाई एक्चुअली चंपारण में क्या हो रहा था और क्यों गांधी जी को वहाँ बुलाया गया था। आइए समझते हैं कि क्या कारण थे कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या थी ये 3 कटिया पॉलिसी जिसके कारण चंपारण के किसान इतने ज़्यादा परेशान थे। तो देखो बताता हूँ आपको। देखो ऐसा है, मान लीजिए आपके पास एक खेत है, ओके, खेत है बड़ा हिस्सा। अब इस खेत के मैं कर देता हूँ, मैं दोबारा ले लेता हूँ एक बार। मान लीजिए ये खेत है और इस खेत के मैं कर देता हूँ 20 टुकड़े, ठीक है। 20 टुकड़े मैंने इसके कर दिए। अब आप काउंट करें तो इसके 20 टुकड़े हो जाएंगे, 4 लाइन इधर से, 5 लाइन इधर से, ठीक है। तो इस लगभग इसकी जो 3 हिस्सा है, इसका जो 3 हिस्सा है, तो इस 3 हिस्से को मैं कवर कर देता हूँ। तो अब ये जो है, ये 3 हिस्सा किसका हो गया भाई? ये 3 हिस्सा हो गया ब्रिटिशर्स का, समझ रहे हैं आप, ब्रिटिशर्स का हो गया, है ना। ये ज़मीन उनकी नहीं हुई, मतलब इस ज़मीन पे जो भी उगाना होगा उनको उगाएंगे, बाकी ये किसका रहेगा? पीजेंट्स का रहेगा। बाकी ये किसका रहेगा? पीजेंट्स का रहेगा। तो क्या था कि इसे बोला गया 3/20 हिस्सा, राइट, 3/20।
है ना। 3/20 आई एम श्योर आप समझ गए। जैसे मान लो कि रोटी है, एक रोटी के मैंने 4 टुकड़े किए और एक टुकड़ा मैंने कह दिया कि आपका है, तो इसका मतलब मैंने आपको कितना दिया, 1/4, 1/4, और जो बाकी जिसको मिलेगा वो 3/4 मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो 3 कटिया पॉलिसी है तो उसमें जितने भी एरिया है, समझ रहे हैं, उस एरिया का जो 3 हिस्सा है वो अंग्रेज़ों के साथ में रहेगा, 3 हिस्सा जो है वो अंग्रेज़ों के साथ, मतलब अंग्रेज़ इस पे क्या करेंगी, मतलब अंग्रेज़ इस पे क्या करेंगे भाई, वो खेती करेंगे, नील की खेती करेंगे, ये ब्रिटिशर्स के साथ रहेगा, और ये जो बाकी हिस्सा है ये पीजेंट्स का रहेगा। तो इसको बोलेगा 3/20 हिस्सा। अब चंपारण के साथ इशू क्या था, अब इसको थोड़ा अच्छे समझना भाई। तो इशू ये था कि जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना ली तो अब ये इनको होने लगा लॉस। समझ पा रहे हैं आप, जर्मनी ने जब सिंथेटिक इंडिगो बना ली तो इनको होने लगा लॉस, और जब इनको लॉस होने लगा तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम क्या करें कि ये जो हिस्सा है, ये ज़मीन का हिस्सा, ये है तो इनका, ये तो है तो किसानों का, तो हम क्या करें कि ज़मीन का हिस्सा हम क्या कहते हैं कि ज़मीन का हिस्सा किसका है, हमारा है। पहले तो इस ज़मीन के हिस्से पे खेती करते थे, इन्हें बता दी कि ज़मीन का हिस्सा इनका है। अब किसान परेशान हो गए, तो अंग्रेज़ों ने कहा देखो भाई, अगर तुम्हें ये ज़मीन का हिस्सा चाहिए, तो एक काम करो, तुम उल्टा हमें पैसे दो, है ना, तुम उल्टा हमें पैसे दो, तब हम तुम्हें ज़मीन का हिस्सा देंगे। ये बात यहाँ पर बोली गई। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अब किसानों को पैसा देना था अंग्रेज़ों को कॉम्पेंसेशन के रूप में, मुआवजे के रूप में। मुआवजा किसको मिलता है भाई, मुआवजा किसको मिलता है, जिसकी ज़मीन होती है। भाई कॉम्पेंसेशन किसको मिलता है, जिसकी ज़मीन होती है। समझ में आया। तो ज़मीन वो किसकी बता थी, वो ज़मीन किसकी, किसानों की। वो जो 3/20 हिस्सा जो था वो किसका था, वो था तो किसानों का, समझ रहे हैं आप। लेकिन वो अंग्रेज़ अपनी बता रहे थे, वो अंग्रेज़ एक्चुअली में अपनी बता रहे थे और परेशान कर रहे थे किसानों को, और कहते पैसा मांग रहे थे उस ज़मीन के हिस्से के बदले। ऐसी सिचुएशन में गांधी जी चंपारण में पहुँचे थे। और कई किसानों ने उस 3/20 के हिस्से का, जो मैंने बताया ना आपको, जो बाकी का जो 3/20 का जो हिस्सा था, उसके पैसे अंग्रेज़ों को दे दिए थे। उसके पैसे अंग्रेज़ों को पीजेंट्स यानी किसान, और यहाँ अंग्रेज़ यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको दे दिए थे, और ज़मीन का हिस्सा वापस ले लिया था, जो कि इलीगल था, जो कि गलत था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जिनको ये बात की जानकारी पड़ी, अब इन्होंने पैसे दे दिए तो वो अपने पैसे वापस मांग रहे थे, तो वापस मांगने के लिए उन्हें वकील की ज़रूरत पड़ी भाई, कोर्ट कचहरी के चक्कर के लिए। अब वकील उन किसानों से उल्टा पैसा मांग रहे थे कि भाई हम तुम्हारा केस लड़ेंगे, तो अब हमको भी पैसा चाहिए। तो सोचिए कैसी सिचुएशन, कितनी भयावह सिचुएशन रही होगी उस समय के लोगों के लिए। आइए अब बढ़ते हैं स्टोरी के अगले चरण की तरफ। नाउ आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम थी एक्चुअली, 3 कटिया पॉलिसी कैसे काम कर रही थी, और कैसे किसानों से पैसा हड़पा जा रहा था, और कैसे उनसे उल्टा मुआवजा मांगा जा रहा था। तो ये सारी सिचुएशन आप समझ गए होंगे। अब देखो ऐसा है, जब गांधी जी कोर्ट में पेश हुए मजिस्ट्रेट के सामने, तो क्या हुआ कि क्योंकि काफ़ी बाहर भीड़ काफ़ी थी, तो अगर कोई डिसीज़न देते तो इस पर हंगामा भी हो सकता था, तोड़फोड़ भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो मजिस्ट्रेट ने अपने डिसीज़न को होल्ड किया, और यहाँ तक कि डिसीज़न देने में बहुत डिले किया, उनको वहाँ पर 1-2 घंटे कोर्ट कचहरी में खड़ा रहना पड़ा। गांधी जी ने देरी होने का भी विरोध किया कि भाई इतनी देरी क्यों लगा रहे हो, तुम्हें फाइनल डिसीजन बताओ एक्चुअली में है क्या। तो वहाँ पर जज ने कोई डिसीजन नहीं बताया, जज ने बस उनको जाने दिया कि आप जा सकते हैं। ना ही उनको बेल वगैरह दी, ना ही उनको जेल, ना बेल, कुछ नहीं बताया, बस उनको जाने का एक फरमान वहाँ पर दे दिया कि आप जा सकते हैं। अब गांधी जी वहाँ चले गए, हालांकि उनके ऊपर केस तो चल ही रहा था, वो तो पेंडिंग हो ही गया था, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ों की तहकीकात कर रहे थे और काफ़ी विश्लेषण से इस बारे में जानकारी ले रहे थे। काफ़ी पन्ने इकट्ठे हुए, काफ़ी लोगों से जानकारी ली गई, काफ़ी गांव-गांव जाकर ये डेली हर एक गांव में विजिट करते थे, वहाँ के लोगों की डिटेल्स लेते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स में वो सारी चीज़ें मेंशन करते थे, उनके साइन लेना, उनके अंगूठे लेना, उनकी फ़ाइल तैयार करना, उनके केसेस को सामने रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब एक ऐसा लगता था मेला सा लगा हुआ है। काफ़ी लोग वहाँ पर आते थे और अंग्रेज़ काफ़ी डरे हुए थे इन सभी बातों को लेकर। इस
इसी बीच अंग्रेजी सरकार को ये घटना छोटी नहीं लगी। अब उन्हें समझ गए कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है, और क्योंकि वो फिर एक लेटर उनके पास आता है और उसमें उनको बेल दे दी जाती है, यानी कि उनके ऊपर से वो केस हटा दिया जाता है। और इसके अलावा एक कमेटी आती है, कमेटी मतलब 4-5 लोगों का ग्रुप आता है, और वो कहता है कि देखो चंपारण में क्या हुआ, इस बात की घटना, इस बात की तहकीकात हम अपने लेवल से करेंगे। गांधी जी ने कहा ठीक है आप अपने लेवल से कीजिए, लेकिन मेरे पास जो डिटेल्स है मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखिए, इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि अंग्रेजों ने किसानों से पैसा, उन्हीं की ज़मीन का पैसा उनसे क्यों मांगा, और इस बारे में पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। तो आगे क्या हुआ, कुछ समय बीतता रहा, चीज़ें चलती रहीं, कमेटी बनी, कमेटी के बाद जांच हुई, और जांच होने में हिप हिप हुर्रे वाली बात हो गई कि सच में ये खामी उन्होंने पाई अंग्रेज़ों ने कि भाई ये खामी हमारे अंदर थी, हमारे लोगों में थी कि हमने किसानों का शोषण किया। ये बात अंग्रेज कह रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने अपनी बात को माना। अब बात आती है पैसे उल्टा देने, पैसे किसानों को लौटाने की, जो अंग्रेज़ों ने हड़प लिए थे। 3 कटिया पॉलिसी में आपको जो पहले बता चुका हूँ। तो क्या हुआ कि सीन ऐसा था कि गांधी जी ने कहा कि एक काम करते हैं कि देखो 100% अगर आप मना कर रहे हैं तो आप एक काम के 50% दे दीजिए। अंग्रेज ये सोच रहे थे कि 50% पैसा अगर गांधी जी हमसे मांग रहे हैं तो एक काम करते हैं कि हमने जो भी पैसा किसानों से हड़पा है, हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं, हम गांधी जी कहते हैं कि भाई 25% ही हम दे पाएंगे, लेना हो तो लो, वरना फिर देख लो भाई, हम नहीं कर पाएंगे। और वो अंग्रेज ये सोच रहे थे शायद गांधी जी मना कर देंगे, पर गांधी जी 25% पे माने। उसके 2 कारण थे। उसका पहला कारण ये था अंग्रेजों को झुकाना, अंग्रेजों को झुकाना और लोगों को विश्वास दिलाना कि देखो भाई इस सिस्टम कैसे काम करता है, कि हम कागजी कार्रवाई से भी जीत सकते हैं। दूसरा रीज़न था 25% को मानने का, वो सबसे बड़ा रीज़न था कि किसानों के मन से अंग्रेज़ों का जो डर है, अंग्रेज़ों का जो प्रभाव है कि अंग्रेज़ों को भी झुकाया जा सकता है, उस डर को निकालना। तो इन 2 कारणों की वजह से गांधी जी 25% सेटलमेंट में संतुष्ट हो गए थे। आप अपने आंसर में ये बात जरूर लिखिएगा। 2 आंसर हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं कि भाई कैसे बताइए कि राजकुमार शुक्ला इतना दृढ़ निश्चय कैसा ही था। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि 25% सेटलमेंट पे गांधी जी क्यों माने, मैं उसका आपको कारण बता चुका हूँ। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अभी भी घटना यहाँ पर नहीं रुकी, क्योंकि चीज़ें समय लेती हैं, तहकीकात होती है, सारे कामकाज होते हैं। तहकीकात हुई, लोगों को पैसा वापस दिया गया। नाउ सिचुएशन यहीं पे नहीं रुकी, प्रॉब्लम्स बहुत सी थी। अपने पूरे जीवन काल में गांधी जी बताते हैं कि अगर कहीं आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने समय दिया है, जैसे 7 से 8 महीने, तो वो चंपारण में दिया। तो उनकी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है वहाँ पर, और काफ़ी डिटेल्स में इस पर बुक भी काफ़ी बहुत पब्लिश हुई हैं। तो गांधी जी बताते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स दूसरी भी थी। प्रॉब्लम्स ये थी कि वहाँ पर शिक्षा का अभाव था और स्वास्थ्य का अभाव था। शिक्षा का था और स्वास्थ्य का था, और भी रहन सहन का अभाव था। उन्होंने देखा कि महिलाएं एक ही साड़ी पहनती हैं, गंदी होती है जो कि। तो उन्होंने कहा कि भाई आप साड़ी क्यों नहीं दूसरी पहनते। तो क्या हुआ उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास एक ही साड़ी है, हम इसी में ही अपना गुजारा करते हैं। बाद में उन्होंने अपनी टीम बुलाई अहमदाबाद से, अपनी वाइफ को भी बुलाया, और उन्होंने कस्तूरबा ने पूरा उनका साथ दिया, पूरा सहयोग दिया। बच्चों को शिक्षित कराने में, महिलाओं को साफ़ सफाई का ध्यान रखने में, महिलाओं को चरखा चलाना, उनको बताया गया कि आप अपने लिए नई साड़ी बनाएं, अपने लिए कपड़े खुद बनाएं। एक यहाँ पर सीन ये भी इसमें बताया गया है कि एक बार कस्तूरबा बाई को एक महिला अपने कमरे में लेके जाती, कहते देखो मेरे पास कोई अलमारी नहीं है, हमारी तो छत भी टूटी है और मेरे पास कपड़े ही नहीं है, और अगर हम लोग कहीं कुछ सामान रखते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कस्तूरबा बाई ने समझाया कि हमें खुद मिलकर काम करना पड़ेगा, इन चीज़ों को खुद से बनाना पड़ेगा, खुद की सुरक्षा करनी पड़ेगी। जो बच्चे अनाथ थे और जो महिलाएं विधवा थीं, तो विधवा महिलाओं को अनाथ बच्चों की देखरेख में रखा गया। और क्या हुआ, अनाथ बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी गई, और साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए वहाँ पर शौचालय बनाए गए, और कई लोगों को साफ़ सफाई की बारे में काफ़ी अधिक जानकारी दी गई। जैसे कि आज के समय मोदी जी के द्वारा कई सारे कैंपेन चलाए जाते हैं और बताया जाता है, तो ऐसा ही उस समय वहाँ पर चला था। ये गांधी जी ने बहुत पहले किया था। गांधी जी उन्हीं के आदर्श, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री उन्हीं के आदर्शों पर को फॉलो करते हैं। सब स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, इन सभी पर और काफ़ी अग्रसर होकर ध्यान दिया गया उधर से।
तो ये थी पूरी हमारी स्टोरी इंडिगो की। आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।